नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया एजुकेशनल मंत्रा पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल से आपके लिए आयकर की गणना करने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ ही एक नई टैक्स व्यवस्था भी इस साल से शुरू की गई है। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल होगा कि आपको नई टैक्स व्यवस्था या पुरानी कौन सी चुननी चाहिए। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स रेट तो कम हुआ है, लेकिन टैक्स पेयर को मिलने वाले सभी एग्जम्पशन और डिडक्शन को हटा दिया गया है और ये विकल्प दिया गया है कि टैक्स पेयर मौजूदा या नई टैक्स व्यवस्था में से किसी को भी चुन सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को फैसला करना होगा कि हमें कौन सी व्यवस्था चुननी है और ये फैसला लेने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिए नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था में से कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी रहेगी, तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये फैसला करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक ज़रूरी बात याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मौजूदा टैक्स सिस्टम में टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के कई सारे तरीके भी मौजूद हैं। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में नए प्रावधान जोड़कर भारतीय टैक्स पेयर को लगभग 70 एग्जम्पशन और डिडक्शन के विकल्प दिए हैं, जिनके जरिए वो अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, जिससे उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। एग्जम्पशन आपकी सैलरी का ही हिस्सा होते हैं जिन पर आप टैक्स नहीं देते, जैसे कि HRA, LTA आदि, जबकि डिडक्शन में इन्वेस्टमेंट, सेविंग या किसी खास चीज में खर्च शामिल होता है। वास्तव में सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सेक्शन हैं जहां आप होम लोन, एजुकेशन लोन पर दिए गए इंटरेस्ट से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस के चुकाए गए प्रीमियम जैसी चीज़ों पर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। ये एग्जम्पशंस और डिडक्शन एक साथ मिलकर आपकी टैक्सेबल इनकम में से लाखों रुपये कम कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी होता है कि हमें टैक्सेबल इनकम को कम रखने के लिए हर साल अपनी सैलरी और इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करने के तरीके ढूंढने होते हैं। चलिए अब हम नई टैक्स व्यवस्था के बारे में जानते हैं। नई टैक्स व्यवस्था मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले दो मायनों में अलग है। पहला, नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब बढ़ गए हैं और 15 लाख रुपये के रेंज में टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं। दूसरा, वो सभी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जिनका टैक्स पेयर मौजूदा व्यवस्था में इस्तेमाल करते थे अब नई टैक्स व्यवस्था में मौजूद नहीं होंगे। चलिए अब हम पुराने टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2,50,000 रुपये तक की इनकम पर पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई कर नहीं देना होता है। ठीक इसी प्रकार से नए टैक्स स्लैब में भी 2,50,000 रुपये की आय को कर मुक्त रखा गया है, अर्थात इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा स्लैब है 2,50,000 से 5 लाख रुपये का। इस रकम पर हमें पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5% टैक्स देना होता है। ठीक इसी प्रकार से नए टैक्स स्लैब में भी इस रकम पर आपको 5% टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो सुना है कि 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम होती है तो सेक्शन 87A के अंतर्गत आपको 12,500 रुपये तक की छूट दी जाती है, जिससे आपको लगता है कि 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख 1 रुपया भी हो जाती है तो आपको 2,50,000 से ऊपर जितनी भी रकम होती है उस पर आयकर देना होता है। तीसरा स्लैब है 5 लाख रुपये से लेकर 7,50,000 रुपये तक का। इसमें पुराने टैक्स सिस्टम में 20% टैक्स लगता है, जबकि नए टैक्स स्लैब में इस पर 10% टैक्स लगेगा, अर्थात 10% टैक्स का यहाँ पर फायदा दिख रहा है। अगला स्लैब 7,50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक का है। इस पर पुराने टैक्स सिस्टम में 20% टैक्स लगता है, जबकि नए टैक्स सिस्टम में इस पर 15% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर 5% का अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला स्लैब 10 लाख रुपये से 12,50,000 रुपये है। इस पर
पुरानी टैक्स सिस्टम में 30% टैक्स लगता है, लेकिन नए टैक्स सिस्टम में इस पर 20% टैक्स लगेगा। ठीक इसी प्रकार से 12,50,000 रुपये से 15 लाख रुपये की इनकम पर आपको 30% टैक्स पुरानी व्यवस्था में देना होता है, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में 25% टैक्स ही इस पर लगेगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपये से ज़्यादा है तो पुराने टैक्स सिस्टम में 30% टैक्स देना होता है। ठीक इसी प्रकार से नए टैक्स सिस्टम में भी 30% टैक्स देना होगा, अर्थात यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस टेबल के माध्यम से देखा कि पुराने टैक्स सिस्टम में जहाँ 3 स्लैब हैं, वहीं नए टैक्स स्लैब में 7 स्लैब हैं और हर एक स्लैब में 2,50,000 रुपये का अंतर रखा गया है और इनकम टैक्स के रेट में भी हर स्लैब में 5% का अंतर रखा गया है। तो अब जब आप दोनों व्यवस्थाओं के बीच का फर्क समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि आपको इन दोनों में से किसे चुनना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इसका कोई एक जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारतीय टैक्स नियम का स्वरूप थोड़ा जटिल है, जहां कोई भी विकल्प चुनने का काम दिखने में मुश्किल लग सकता है, वहीं अगर आप इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ हम बताएंगे आपको क्या करना होगा। आपकी सुविधा के लिए हमने एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है, जिसकी सहायता से आप नए और पुराने दोनों तरीकों से अपनी आय और आयकर की गणना कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए टूल में कुछ जानकारी देनी होगी और 2 मिनट में आपका आयकर गणना पत्रक और साथ ही फॉर्म 16 भी तैयार होकर PDF में मिल जाएगा, जिसमें दोनों तरह अर्थात नए और पुराने तरीके से आपकी आय और आयकर की गणना सम्मिलित रहेगी। फिर आप देखिए कि किस व्यवस्था में आपको फायदा है। दोनों विकल्पों में से आपको जो फायदेमंद लगे, जिसमें आपका टैक्स कम लग रहा हो, उस विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस टूल का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। हमारे पास एक डेटा है जिसके आधार पर हम एक आयकर गणना पत्रक तैयार करेंगे। यहाँ पर एक कर्मचारी का डाटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उनको 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो वेतन प्राप्त हुआ है या उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया है, उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके सैलरी की। तो उनको बेसिक प्लस DA मिलाकर 9 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। NPS में उनका 10% काटा गया है, तो 90,000 रुपया उनका NPS में काटा गया है। और इसके अलावा सरकार द्वारा उनके NPS अकाउंट में 14% जमा किया जाता है, तो 1,26,000 उनके NPS अकाउंट में नियोक्ता या एम्प्लॉयर द्वारा जमा किए गए हैं। अदर टैक्सेबल अलाउंस उनको कुछ नहीं मिला है। हाउस रेंट अलाउंस अर्थात HRA में 12,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने किसी प्रकार का रेंट पेड नहीं किया है, क्योंकि वो खुद के मकान में रहते हैं। इसके अलावा कोई एग्जेम्प्ट इनकम भी उनकी नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स के रूप में उन्होंने 2,500 रुपये जमा किए हैं। 11 महीनों में उनका 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से 5,500 रुपया TDS भी काटा गया है। GIS अर्थात ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत उनके 2,400 रुपये काटे गए हैं। उन्होंने मकान के लिए लोन लिया था, तो उस पर उन्होंने 32,000 रुपया ब्याज भी दिया है। अब इस टेबल के दूसरे भाग में आप देख रहे हैं उनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है, जहां से उनके लिए 6,000 रुपया प्रति माह है किराया मिला है, तो कुल 72,000 रुपया 12 महीने का उनको किराया प्राप्त हुआ है। ये उनकी आय में जुड़ेगा। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी का टैक्स उन्होंने नगर पालिका को 1,500 रुपया जमा किया है और इस मकान पर भी उन्होंने लोन लिया है, तो इस लोन पर उन्होंने 18,000 रुपया ब्याज दिया है। इसके अलावा उनका सेविंग बैंक अकाउंट या सैलरी अकाउंट है, उस पर 2,800 रुपया उनको ब्याज मिला है। उन्होंने बैंक में FD करवाई है, तो उस पर 42,000 रुपया ब्याज भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने PPF में 12,000 रुपये भी जमा किए हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में उन्होंने 15,000 रुपये जमा किए हैं। उनकी एक बेटी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, उसकी ट्यूशन फीस उन्होंने 6,000 रुपया जमा की है। होम लोन रिपेमेंट में उन्होंने 44,000 रुपया अर्थात उन्होंने जो मकान बनाने के लिए लोन लिया था उसका 44,000 रुपया रिपेमेंट अर्थात मूलधन जमा किया। सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी उन्होंने 5,000 रुपये जमा किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 55,000 रुपया NPS अकाउंट में अलग से जमा किए हैं। इस डेटा के आधार पर हम एक आयकर गणना पत्रक तैयार करेंगे। ये काम हम मोबाइल से भी
कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कीजिए। गूगल में एजुकेशनल मंत्रा को बिना स्पेस के सर्च कीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस पेज पर लिखा हुआ है टैक्स हेल्प। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर आप नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2020-21 कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर गणना पत्रक तैयार करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको इस लिखे हुए पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको आयकर गणना पत्रक तैयार करने के जो निर्देश हैं, जो नियम हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी सही लिखें। ईमेल आईडी पर ही आपका आयकर गणना पत्रक भेजा जाएगा। आप ध्यान रखें कि आपकी ईमेल आईडी को आप इसमें फिल करेंगे, उसी ईमेल आईडी पर आपका गणना पत्रक पहुंचेगा। और अगर आपको अपने ईमेल आईडी पर गणना पत्रक नहीं पहुंचता है तो इसी पेज पर नीचे की ओर एक टेबल भी दी गई है, वहां से भी आप अपना आयकर गणना पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देता हूँ। इसके पश्चात यहाँ पर लिखा हुआ है अपना नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखें। तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नाम लिख देता हूँ। इसके पश्चात मोबाइल नंबर लिखना है, तो आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पूछा गया है पैन अर्थात स्थायी खाता संख्या, जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर अर्थात पैन नंबर है, उसकी जानकारी हमें यहाँ पर फिल करना है। ये पूरी तरह से वैकल्पिक है अर्थात ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी का चयन करना है। अगर आपकी आयु 60 वर्ष से कम है तो आपको नॉर्मल सिटीजन चुनना है। अगर आपकी आयु 60 साल से 80 साल के बीच है तो आपको सीनियर सिटीजन चुनना है। और अगर आपकी आयु 80 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप सुपर सीनियर सिटीजन चुनेंगे। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल सिटीजन चुन रहा हूँ क्योंकि उनकी आयु 60 साल से कम है। अब हमें यहाँ पर लिविंग सिटी चुनना है। आप किस शहर में रहते हैं? आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो मेट्रो चुनेंगे, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो नॉन मेट्रो चुनेंगे। मैं यहाँ पर नॉन मेट्रो का चयन कर रहा हूँ। इसके पश्चात हमें यहाँ पर बेसिक प्लस डीए अर्थात साल भर में जो भी वेतन प्राप्त हुआ है उसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ा हुआ है अथवा पेंशन भी हो सकती है, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने इस कॉलम में 9 लाख रुपया उनकी आय को भर दिया है। इसके पश्चात 10% उनका एनपीएस कटा है तो 90,000 उनका एनपीएस का हमने यहाँ पर लिख दिया है। सरकार द्वारा उनके एनपीएस अकाउंट में 1,26,000 रुपया, जो कि उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% है, वो जमा किया है, उसको हमने लिख दिया है। अदर टैक्सेबल अलाउंस उनको कुछ नहीं मिला है तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, भले ही आप वहाँ पर 0 लिख दें। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस उनके लिए 12,000 रुपया प्राप्त हुआ है तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उन्होंने किसी प्रकार का कोई मकान का किराया नहीं दिया है तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। इसके पश्चात एग्जेम्प्टेड अलाउंस भी उनको कुछ नहीं मिला है तो यहाँ पर 0 लिख दिया है। 2,500 रुपया उनका प्रोफेशनल टैक्स कटा है। प्रोफेशनल टैक्स के अलावा आपका एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है तो उसको भी आप प्रोफेशनल टैक्स में जोड़कर लिख सकते हैं। 500 रुपया प्रतिमाह उनका टीडीएस कटता है अर्थात इनकम टैक्स कटता है तो 5,500 रुपया हमने यहाँ पर उनका टीडीएस लिख दिया है। अगर आपका टैक्स नहीं कटता है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। 2,400 रुपया उनका जीआईएस कटा है। 32,000 रुपया उन्होंने अपने होम लोन का ब्याज चुकाया है तो वो हमने भर दिया। अब इसके पश्चात हमें यहाँ पर नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के पश्चात हमें संपत्ति से जो आय हुई है उसके बारे में बताना है। उनको 72,000 रुपये मकान के किराए में मिले हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 1,500 रुपया संपत्ति कर नगर पालिका में जमा किया है उस प्रॉपर्टी पर, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस प्रॉपर्टी पर भी लोन है तो 18,000 रुपया इन्होंने इस लोन पर ब्याज दिया है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात एक पेज और ओपन हुआ है। इसमें हमें अन्य स्रोतों से आय अर्थात इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उनको 2,800 रुपया अपने सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिला है। इसके अलावा
42,000 रुपया उनको FD पर ब्याज भी मिला है और अदर इनकम उनकी कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट दबाकर आगे बढ़ेंगे। अब हमने देखा था कि उन्होंने PPF में 12,000 रुपया जमा किया है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में उन्होंने 15,000 रुपये जमा किए हैं। उनकी एक लड़की है जिसकी ट्यूशन फीस उन्होंने 6,000 रुपया दी है, वो हमने यहाँ पर लिख दी। होम लोन रीपेमेंट उन्होंने 44,000 रुपया जमा किया है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी उन्होंने 5,000 रुपये जमा किए हैं। NPS में उन्होंने 55,000 रुपया अलग से जमा किया है। ये सब भरने के पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात एक और पेज आ गया है। यहाँ पर अगर उन्होंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवाया होता तो उसकी जानकारी यहाँ पर हम भरते। तो फिलहाल उन्होंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया है, तो हम यहाँ पर 0 भरेंगे। ठीक इसी प्रकार से मेडिकल इंश्योरेंस उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए करवाया होता तो उसकी प्रीमियम वो यहाँ पर भरते, यहाँ पर हम 0 भरेंगे। हायर एजुकेशन पर अगर उन्होंने लोन लिया होता तो उसका ब्याज यहाँ पर हम भरते, लेकिन यहाँ पर 0 भरेंगे। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो इस सेक्शन का उपयोग करेगा। ठीक इसी प्रकार से आपने अगर 80 DDB के अंतर्गत कोई सिलेक्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ। इसके पश्चात आप 80G, 80GGA, 80GGC या डोनेशन आपने कहीं पर दिया है तो उस डोनेशन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है। 80GG का लाभ उनको मिलता है जिनको HRA नहीं मिलता, लेकिन उनको मकान किराया देना होता है। आप यहाँ पर चाहें तो अपना मकान किराया भर सकते हैं अगर आपको HRA नहीं मिलता है तब, और अगर आपको HRA मिलता है तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो अपनी विकलांगता का प्रतिशत यहाँ से सिलेक्ट करेगा। और अब हमने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब हम अपने ईमेल पर देखेंगे और ये देखिए हमारे ईमेल पर एक गणना पत्रक PDF में प्राप्त हो गया है। इसको हम यहाँ से खोलकर देख लेंगे। इसका प्रिंट आउट भी हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके ईमेल पर ये PDF फाइल सेंड नहीं हुई है तो आप इस टेबल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेबल भी इसी पेज पर नीचे की ओर दी गई है। इस टेबल से अपना आयकर गणना पत्रक डाउनलोड करने के लिए आपको फॉर्म सबमिट कर देने के पश्चात 30 सेकंड के बाद इस पेज को एक बार रिफ्रेश करना होगा, तभी इस टेबल में आपका नाम दिखाई देगा और नाम के आगे डाउनलोड PDF लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अपना आयकर गणना पत्रक बनाना सीख गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि लोग अपना आयकर गणना पत्रक खुद तैयार कर सकें। धन्यवाद।